किशोर महापात्रा साहब, ये लॉजिक आप कितना लगता है कि बाय करने लायक है कि गरीब स्टेट जो है वो पैसा नहीं दे पाएंगे और फिर उनके यहाँ जो मनरेगा के जरिए काम मिलता था वो काफी कम हो जाएगा? क्योंकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि जो अमीर राज्य हैं वो भी मनरेगा के तहत पैसा लेते हैं और कई गरीब राज्यों से ज्यादा लेते हैं। तमिलनाडु, केरला वगैरह जिन राज्यों में शायद उतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए, वो राज्य ज्यादा ले रहे हैं। अब ये एक स्टेट की कैपेसिटी का भी सवाल है, लेकिन बहरहाल हम देखिए, ये खाली इस मनरेगा का इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी सेस लगा दी कितने आइटम्स पे, और वो सेस स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होती है। ये एक फेडरलिज्म का इशू है। इस इशू को खाली हम एक स्कीम के नजरिए से ना देखें। हाँ, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसकी बात हम लोग शब्दों में करते रहे, उसको जमीन पर लागू होने की बात करें। जुगल किशोर महापात्रा साहब, वो सवाल लेकर वैसे मैं आपके पास आया था, आप कुछ उसमें ऐड करेंगे? देखिए, जो सिराज हुसैन साहब कहे कि 30-40% स्टेट का शेयर कर देने से योजना बंद हो जाएगा, ऐसा सब कहना ज़्यादातर ठीक नहीं होगा। लेकिन स्टेट्स के अभी जो फिस्कल सिचुएशन है, बहुत ज़्यादातर स्टेट्स का जीएसटी आने के बाद और बहुत सारे एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने के बाद, तो उनका फिस्कल प्रेशर्स काफ़ी ज़्यादा है। और इस अमेंडमेंट जो हुआ है, कोई एस्टिमेट किया गया है 30,000 एडिशनल स्टेट्स को देना पड़ेगा। तो उनको अभी जो सिचुएशन है, उनको दिक्कत तो आएगी। कुछ अलग योजना से फंड कट करना पड़ेगा, कुछ फिस्कल ऑस्टेरिटी करना पड़ेगा, जो कि मेरे विचार में ये सब करने से पहले, क्योंकि आप गारंटी दे रहे हो स्टेट्स को, उसको लागू करना होगा। स्टेट्स के साथ बैठ के आलोचना चर्चा हो जाता तो अच्छा होता। कैसे इसको, बिकॉज लक्ष्य तो एक है, सबको रोजगार का गारंटी मिले, लेकिन अगर साधन का सपोर्ट जो था, बिकॉज ये तो नॉर्मल है कि स्टेट्स का कोई एंटाइटलमेंट था, आप उसको घटा रहे हैं तो स्टेट्स का दिक्कत आएगी। बिहार की बात कर रहे थे, बिहार का फिस्कल सिचुएशन की बात कर रहे थे। बिहार का फिस्कल डेफिसिट 9% है, जो कि 3.5% होना चाहिए। तो वो ऐसे फिस्कल सिचुएशन में अगर फिर स्टेट्स का शेयर बढ़ जाता है, तो आई थिंक स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन करना जरूरी था। लेकिन पुराने स्कीम में तो जो अमीर राज्य वो भी पैसा लेते थे, ज्यादा पैसा लेते थे। मैं जो डेटा देख रहा था, आंध्र प्रदेश ने जो पैसा लिया है 2000 आई थिंक 22-23 का आंकड़ा है 7,182 करोड़। बिहार वहां पे 5,407 करोड़ ही लिया है। कर्नाटक ने बिहार से ज्यादा पैसा लिया है। तमिलनाडु ने तो 9,638 करोड़ रुपए पैसा लिया है। तो देखिए, हमने सिराज हुसैन साहब के साथ 2021 में एक आर्टिकल भी लिखे थे इसके बारे में। भारत के 6 सबसे गरीब राज्य जो हैं, जो अनडिवाइडेड बिहार, अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश, डिवाइडेड उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 6 राज्य का पॉवर्टी का शेयर 60% है। टोटल भारत के जितने गरीबी है उसका शेयर 60% है। और मनरेगा का उनके उस स्टेट में खर्च होता था 30%। उसमें दोनों का सवाल है, तो कैपेसिटी का स्टेट्स का है, उसका ये नहीं है कि हम एलोकेशन ड्रिवन स्कीम को एलोकेशन ड्रिवन कर दिया जाए, उनका कैपेसिटी कैसे बढ़ा जाए उसके लिए हम प्रावधान करें, वो अच्छा रहता। कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए उसके प्रावधान किया जाए। हमारे पास निखिल डे साहब, मुझे 2 चीज का जवाब चाहिए आपसे। एक कि होता क्या है कि जब पैसा मैं दूं और आपको खर्च करना हो, या फिर आप पूरा पैसा दें मुझे खर्च करना हो, तो मुझे लगता है पैसा अपना तो है नहीं, निखिल साहब ने दिया है, मैं अपना खर्च करूंगा जैसे मर्जी होगी। दूसरा है कि अच्छा आप दे रहे हैं कुछ पैसे, कुछ मुझे भी मिलाने पड़ रहे हैं, तो जो अपना पैसा लगेगा तो मैं ज्यादा अकाउंटेबल हो जाऊंगा, मिसयूज नहीं करूंगा। ये एक लॉजिक दिया जा रहा है 60-40 रेशियो का। इस लॉजिक को आप कितना एक्सेप्ट करते हैं? और दूसरा जो अभी मैं कह रहा था महापात्रा साहब से सवाल, कि गरीब राज्यों को ज्यादा मिलना चाहिए, अमीर राज्यों को कम मिलना चाहिए, तो नॉर्मेटिव जो कंडीशन लगाया जाए, नॉर्मेटिव एलोकेशन जो किया जा रहा है, उसको तो एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, कि नहीं? वो तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी पूरी जो परिकल्पना है इस कानून को की, और बहुत अच्छा चला है। जो रितिका बता रही है, दुनिया भर के लोगों ने देखा है। हाँ, परफेक्ट नहीं है,
बहुत सारी चीजों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन उसी कानून के अंदर सुधार किया जा सकता था, किया जाना चाहिए। लेकिन जो चल रहा था ठीक से उसी परिकल्पना के अंदर कि जो गरीब व्यक्ति है, जिस जगह गरीब लोग हैं, वो काम मांगे और उनको काम मिले। ये एक बहुत जरूरी चीज थी। अब वो इन्होंने, आप जो बात कह रहे हैं कि पैसा मैं दूं और आपकी जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल है जिम्मेदारी, क्योंकि आप उसको लागू कर रहे हैं, आपके राज्य के लोगों के लिए लागू कर रहे हैं। तो हम तो माने कि ये जनता के लिए हो रहा है, लेकिन पैसे की व्यवस्था कम से कम एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत शुरू से केंद्रीय सरकार ने कहा कि जो काम मांगे उसको काम दो, हम पैसा दे रहे हैं उसका, और इसीलिए ये चला। ये जब आप कहेंगे कि आप 30% 40% दोगे और वो नहीं मिलेगा, तो तब मुझे लगता है बहुत बड़ी समस्या होगी कि वो बिल्कुल ही वो स्कीम नहीं चलेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी चीज फिर से मैं कहूंगा, ये समझना चाहिए कि पैसा 40% दें या 50% दें या 10% दें, केंद्रीय सरकार के हाथ में अब आ गया है कि वो कहाँ चलाए, कब चलाए, कितना चलाए और कितना इसके लिए दें पैसा। तो एक योजना बन गई है। हमें बात, ये सारे लोग, शिराज हुसैन साहब भी समझेंगे, जुगल पात्रा साहब भी समझेंगे, महापात्रा साहब भी समझेंगे, और हम पूरा देश के लोग भी समझेंगे कि पहले योजना थी, जवाहर रोजगार योजना था, राष्ट्रीय ग्रामीण रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। 3 दिन का रोजगार, 5 दिन का रोजगार मिलता था, क्योंकि केंद्रीय सरकार चाहती जैसे चलाती थी, वो कोई कानूनी उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। पहली बार दुनिया में इस किस्म का कानून बना, बहुत महत्वाकांक्षी, जहां कहा कि जो व्यक्ति काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा, और वो बहुत बड़े पैमाने पर उसको लागू किया, उसको अंडरमाइन किया है कानून के तहत। एक विनोद साहब कह रहे थे कि आपको विश्वास करना चाहिए सरकार पर विश्वास करें या कानून पर विश्वास करें, कानून जो कहता है वही होगा। कानून कहता है कि केंद्रीय सरकार जितना पैसा जिस राज्य को देना चाहती है देगी, कानून कहता है जिस इलाके में चलाना चाहती है वहां चलाएगी, कानून कहता है कि वो पैसा का रेशियो 60-40 होगा। उसके बाद आप कहो 125 दिन, हमें तो आज के बजट में 50 दिन नहीं मिल रहा है, और हम जमीन से मांगते हैं और बहुत कोशिश करते हैं, और वो बजट नहीं है, और पूरा खेल पैसों का है, पैसे को बचाने का पैसों का है। आपको गारंटी देना है तो उसके लिए पैसों का एलोकेशन करना पड़ेगा। ये 90,000 करोड़ जो कहा जा रहा है, वो कानून में नहीं लिखा है, 90,000 करोड़ केंद्र देगी और बाकी सब राज्य देगा। इसका मतलब पूरा एक्स्ट्रा भार 25 दिन का राज्यों के ऊपर डाला जा रहा है। तो वो आज वो 100 जो आज केंद्रीय सरकार दे रही है वो भी पर्याप्त नहीं है, वो भी पर्याप्त नहीं। उसी के लिए हम आए दिन लड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और कहते हैं कि लोग काम मांग रहे हैं, अब काम नहीं दे पा रहे हैं, और सरकार को कहना पड़ता है, क्योंकि कानून है कि हम काम देंगे, आप काम लो, हम पैसा देरी से देंगे बेशक, लेकिन देंगे, काम की गारंटी है। वो गया, वो गायब हुआ, वो हमें समझना चाहिए। विनोद आनंद जी, देखिए, एक तालाब को 5 बार खोद करके और 6 बार भर देना, और उसको आप कहें कि ये काम यहाँ हो रहा है, तो ये कहीं से विकसित भारत में न्यायोचित नहीं होगा। 1960 में रूरल मैन पावर प्रोग्राम शुरू हुआ था, से लेके एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट फुट फॉर वर्क प्रोग्राम के बाद ये इतना बड़ा स्कीम आया था। महाराष्ट्र का जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था 1977 का, एक पूरा विस्तृत इसमें पूरा अनुभव है, और उस अनुभव के आधार पे लोगों से चर्चा करके साफ साफ लिखा गया है। इसमें पूरा साफ साफ लिखा गया है कि एम्प्लॉयमेंट की गारंटी हम दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इसके मॉनिटरिंग का स्पेशल प्रावधान है। सिविल सोसाइटी को इसमें वहीं पे रखा गया है जहां पहले था, यानी कि आप इसमें अपना शोध कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी के पहले आज तक कभी भी ना हमारे देश में कोऑपरेटिव इकोनॉमिस्ट कहीं पाए नहीं जाते थे। अभी ये पैक्स टू अपेक्स का अप्रोच है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव, एक अलग प्रावधान शुरू हुआ है, ये अलग विभाग है, और इसको लेकर के ग्रास रूट पे काफी बहुत सारी चीजें एक नए दृष्टिकोण से हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट को देखने के लिए मिलेगा। तो अभी रुक जाइए, थोड़ा थम जाइए, ये स्टैट्यूटरी राइट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं मिल रहा है। अगर यही प्रावधान हम लें तो आंध्र प्रदेश ने अपने सारे मजदूरों को, और कर्नाटका ने और तमिलनाडु ने अपना सारा पेमेंट मजदूरों को क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने तो उसको समुचित व्यवस्था की,
सारे पैसे दिए। तो अगर राज्य सरकार डिफॉल्ट कर रही है, मजदूरों को पैसा नहीं दे रही है, मजदूरों का पैसा अपने जेब में रख रही है या उसको दूसरे तरफ डाइवर्ज कर रही है, तो वो गलतियां कर रहे हैं ना। उस गलती के आधार पे अगले वर्ष में हम मनरेगा का पैसा उनको रोक नहीं सकते थे, इसका भी प्रावधान था। लेकिन यहाँ पे व्यवस्था दूसरी है। यहाँ ये है कि आप पहले स्कीम लेके आए, कितना आप किस तरफ किस क्षेत्र में क्या आप कहाँ रोजगार जनित करेंगे, उसके आधार पे आपको पैसा दिया जाएगा। यहाँ पे कहीं तो ऐसी बात नहीं की गई है। ये नहीं कहा गया है कि हम इस एक जो पॉइंट विनोद जी आपने उठाया वह है मिसयूज का। पैसा दिया नहीं जाता लेकिन पैसा ले लिया जाता है। रितिका खेड़ा जी, ये कितना बड़ा कंसर्न है? क्योंकि जो फैक्ट सरकार दे रही है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का एक डेटा दे रही है कि 23 स्टेट में पूरा सर्वे किया गया तो पाया गया कि जितना पैसा गया उतना तो काम कहीं जमीन पर दिख नहीं रहा है। और इतना ही नहीं, वहाँ पे एक खास तौर से पश्चिम बंगाल का जिक्र किया गया कि वहाँ 19 जिलों में पता चला कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, जबकि वहाँ सब मनरेगा के तहत पैसे चले गए। तो ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं कि पैसा देते चले जाएं और ये ना देखें काम क्या हो रहा है। काम कुछ भी करा लो लेकिन रोजगार देना है तो पैसे दें। काम कराएंगे तो कुछ कंस्ट्रक्टिव काम होगा, वो पंचायत लेवल पे योजना बनेगी, उसके हिसाब से काम होगा, अलग अलग जरूरतमंद सेक्टर तय कर देंगे, उसके हिसाब से काम होगा, तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा डिसिप्लिन है। देखिए, एक थोड़ा सा मैं तथ्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि अगर आप नरेगा का वेबसाइट देखेंगे उसमें आपको साफ दिखेगा कि 12 से 26 करोड़ लोगों ने इसमें काम किया है और इसका जो बजट है वो जीडीपी के 1% का आधा है। मतलब 0.5% जीडीपी का आप खर्च कर रहे हैं, जिससे 12 से 26 करोड़ लोगों को रोजगार की गारंटी या समर्थन मिल रहा है। अब आपने पूछा भ्रष्टाचार के बारे में। भ्रष्टाचार बहुत पहले से इन सभी 70 में जब महाराष्ट्र में हुआ और 2005 से जब नरेगा शुरू हुआ, यहाँ पे भ्रष्टाचार की दिक्कत थी लेकिन सब राज्यों में नहीं थी। कई राज्यों में काफी साफ चल रहा था और इनफैक्ट ये जो पीछे 22 से अधिक डिजिटलीकरण किया गया है। आप ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही जुलाई का सर्कुलर देखेंगे, उसमें उन्होंने लिखा है कि हमने जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग किया उसका दुरुपयोग हुआ है और उसकी वजह से भी फ्रॉड हो रहा है। तो अब ये जो नया कानून लाए हैं, हम में से कोई नहीं कहेगा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है और इसको जरूर रोकने की जरूरत है। उसको रोकने के लिए पारदर्शिता की जरूरत है, सूचना के अधिकार की जरूरत है। इन सब प्रावधानों को कमजोर किया जा रहा है, इनको बढ़ाया नहीं जा रहा है इस नए बिल में। तो ये जो तर्क आ रहे हैं उन जो नए बिल में है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे ये नरेगा में सुधार होगा। अगर नरेगा में सुधार लाना है तो दूसरे तरह के उपाय हमें करने हैं। जैसे मैंने कहा, जो डिजिटलीकरण का बोझ डाला गया है उसकी वजह से भी जो दूसरी दिक्कत आ रही है, जो बाकियों ने कहा कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य इसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको इम्प्लीमेंट करने में इतना पेचीदा कर दिया गया था पिछले 10-12 सालों में। इनफैक्ट ये यूपीए 2 के समय में शुरू हुआ जब से आधार इसमें जोड़ा गया। तो सिर्फ इस सरकार की गलती नहीं है, पिछली 3 सरकारों को मैं दोष दूंगी कि इसको बहुत ही पेचीदा बना दिया गया। इसके ऊपर सारी चीजें थोपी गई, कभी इसमें आवास योजना जोड़ देते हैं, कभी टॉयलेट जोड़ देते हैं, कभी कुछ जोड़ देते हैं, तो उससे वो बैठ गया है। उसका इन सब चीजों का बोझ इतना बढ़ गया है कि उसका जो मूल मंत्र था कि लोगों को जरूरत पड़ने पर एक प्रावधान होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा पहले कि अगर गरीबी कम हो गई है तो वो लोग उसमें काम ही नहीं करेंगे, और यही सबसे खूबी है नरेगा की कि वो हमेशा है लेकिन वहां पे वही काम करने जाएगा जिसको और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करेंगे कि आज यहाँ राजस्थान में चलेगा और कल पंजाब में चलेगा और परसों तमिलनाडु में चलेगा और 2 महीने नहीं चलेगा, तो उसी में लोग घूमते रहेंगे। लोगों के लिए ये सारा जो मजदूर वर्ग है वो कितना, जब तक वो समझेगा तब तक ऊपर से सारे आदेश बदल जाएंगे। तो ये जो जमीनी स्थितियां हैं और जो लोगों की दिक्कतें हैं उनको समझने के बजाय ये और उसके ऊपर उनकी दिक्कतें बढ़ाएगा। तो ये काफी निराशाजनक एक ये डेवलपमेंट हुई है। सरकार का पक्ष नहीं मानेगा कि इसमें सिर्फ गारंटी कह देने से गारंटी नहीं होती। गारंटी के लिए आपको पैसा सुनिश्चित करना होगा। और दूसरी बात शायद नहीं, रितिका जी,
जरूर। सॉरी, अपनी बात पूरी करिए। सॉरी, अपनी बात पूरी करिए। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये मतलब हाँ, ये कि मैं कह रहा था कि जब आप directly- कानून में, जो विनोद आनंद जी कह रहे थे कि कानून में इस बात का प्रावधान है कि आपको रोजगार की गारंटी दी जाएगी, अब शर्तें बदल गई, कुछ भी हो गई, लेकिन शर्तों की वजह से नहीं मिलेगा तो ऐसा तो होगा नहीं। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कह सकते हैं कैसे नहीं दे रहे रोजगार, इनको तो रोजगार की जरूरत थी, अब पैसा कौन जिसको भी कौन देना आप जानिए। मजदूर कोर्ट जा सकता है? आप मुझे बताइए। जो नहीं, बहुत सारे अपना एक्टिविस्ट रात हैं की लोग जो रोटी के लिए- मनरेगा को लेके, कभी मजदूर तो लड़े नहीं, एक्टिविस्ट ही ज्यादा लड़े हैं। हाँ नहीं, लेकिन हम इसीलिए हम इसमें हस्तक्षेप करते हैं, लोग हस्तक्षेप करते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे एक्टिविस्ट हो, चाहे अर्थशास्त्री हो, क्योंकि जो मजदूर वर्ग है उसके लिए इस तरह की लड़ाई लड़ना मुश्किल है। तो अब ये मुश्किल। जो आप कह रहे हो कि वो कोर्ट चले जाएंगे, कौन कोर्ट चला जाएगा? हम मेरे लिए भी कोर्ट जाना मुश्किल है। मैं भी ना इस झमेले में पड़ूं, तो वो मजदूर बेचारा क्या करेगा या क्या करेगी?